So let's start with the second unit of macroeconomics. इसमें दो चैप्टर हैं, एक मनी है और एक बैंकिंग है। ये दोनों ही चैप्टर्स हम ये एक वीडियो में कवर करेंगे और ये दोनों चैप्टर का कंबाइंड वेटेज होता है 6 मार्क्स का। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पार्ट लेंगे मनी का। व्हाट इज मनी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पैसा क्या होता है? व्हाट इज मनी? तो मनी इज एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि मनी इज नोट्स या मनी कॉइन होता है, मनी कुछ भी हो सकता है। Which is generally accepted as medium of exchange, ऐसी कोई भी चीज जिससे आप कोई दूसरा सामान एक्सचेंज कर सकते हो, खरीद सकते हो या तो बेच सकते हो। ठीक है, एनीथिंग विच हेल्प्स यू एक्सचेंज एंड एक्ट्स एज अ स्टोर या मेजर ऑफ वैल्यू। देखो दो चीजें यहां पे लिखी हुई है, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब कोई भी ऐसी चीज को हम मनी बोल सकते हैं जो किसी भी एक पर्टिकुलर थिंग, कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का वैल्यू मेजर करने में आपको हेल्प करता है, उसको हम बोल सकते हैं वो मनी है। स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसको आप अपना वेल्थ बोल के अपने पास में स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे नोट्स होते हैं वो भी मनी है, उसको आप स्टोर कर सकते हो। कॉइन्स होते हैं उसको भी हम मनी बोलते हैं क्योंकि उसको भी आप स्टोर कर सकते हो। चेक होता है तो चेक इज ऑल्सो मनी क्योंकि उसको भी आप स्टोर कर सकते हो। So what is money? Money is anything that is accepted as medium of exchange, measure of value, store of value, and at times acts as standard of deferred payment. अब standard of deferred payment का मतलब होता है future transactions promise करना। देखो मनी से क्या होता है ना, if you have money तो आप ये promise कर सकते हो कि हाँ भाई ये मैं पैसा आज नहीं देके आपको 12 months की EMI में दूंगा। This is only possible with money. Let's say money के पहले barter system था, तो बार्टर में आप क्या प्रॉमिस करते कि सर आप फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप आके मेरे को बोलते सर मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, मैं आपको आम दूंगा, मैंगोज दूंगा। अब मैंगो के साथ में प्रॉब्लम ये है कि मैंगो आपको इमीडिएट देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप मैंगो मुझे इमीडिएट नहीं देते और आप बोलते हो कि सर मैं 12 मंथ्स आपको हर मंथ 1 डजन मैंगो दूंगा, प्रॉब्लम दो है यहाँ पे। एक अवेलेबिलिटी ऑफ मैंगो, क्या आप सारे 12 महीने तक मैंगो अरेंज कर पाओगे? दूसरा वैल्यू ऑफ मैंगो, हो सकता है ना फर्स्ट मंथ तो मुझे बहुत अच्छा लगे मैंगो खा के, बट सेकंड थर्ड फोर्थ मंथ तक जाते जाते मुझे मैंगो की जो यूटिलिटी है, जो सेटिस्फैक्शन है वो कम लगने लग जाए। सो फॉर मी मैंगो माइट नॉट बी एज वैल्यूएबल एज इट वाज बिफोर। तो मनी के ये 4 फंक्शंस होते हैं और यही 4 फंक्शंस को आप मिला लो तो मनी का डेफिनेशन बन जाता है। व्हाट इज मनी? मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, measure of value, store of value, and at times acts as a standard of deferred payment. मनी चैप्टर में हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है मनी सप्लाई। ठीक है, तो व्हाट इज मनी सप्लाई ये समझते हैं हम लोग। मनी सप्लाई का मतलब होता है द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि देखो यहां पे 3 चीजें हैं, द वॉल्यूम ऑफ मनी, पब्लिक, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सबसे पहले तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया? इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट। तो देखो नीचे लिखा हुआ इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट। यानी कि पब्लिक का मतलब क्या है? पब्लिक का मतलब हाउस होल्ड एंड फर्म। तो अब डेफिनेशन को समझो। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यानी अभी के अभी हाउस होल्ड और फर्म के पास में मिला के टोटल कितना पैसा पड़ा है, दैट इज मनी सप्लाई। अभी के अभी हाउस होल्ड और फर्म के पास में मिला के कितना पैसा पड़ा है, दैट इज मनी सप्लाई। सिंपल। सो व्हाट इज मनी सप्लाई? मनी सप्लाई इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होते ही इट बिकम्स अ स्टॉक कंसेप्ट। और जब हम बोलते हैं पब्लिक तो पब्लिक मींस हाउस होल्ड एंड फर्म्स ओनली। सिंपल, सॉर्टेड। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मनी सप्लाई, M1, M2, M3 एंड M4। 4 टाइप के मनी सप्लाई होते हैं। वैसे हमारे पोर्शन में सिर्फ और सिर्फ ये है और हमारे पोर्शन में बाकी तीनों नहीं है, बट एक बार खाली पढ़ लेते हैं। व्हाट इज M1? M1 का मतलब होता है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक सॉरी, एंड अगेन पब्लिक मींस हाउस होल्ड एंड फर्म। तो व्हाट इज M1? करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक्स, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक्स प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI। ये तीनों को अभी हम इन डेप्थ पढ़ेंगे, बट अभी के लिए से फॉर्मूला देख लो। व्हाट इज M1? करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक प्लस other demand deposits with commercial bank plus other deposits with RBI. What is M2? M2 होता है M1 plus saving deposit with post office saving banks. What is M3? M1, M2 नहीं, M1 plus net time deposit with banks. And M4 होता है M3 plus total deposit with post office saving banks.
M2, M3, M4 हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है M1। तो M1 का फॉर्मूला क्या था? करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। तो इनको थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ते हैं। व्हाट इज करेंसी एंड कॉइन विद द पब्लिक? देखो, पब्लिक यानी कि हाउस होल्ड और फर्म के पास में जो भी नोट्स या कॉइन्स पड़े हैं वो सब के सब इंक्लूड कर लेने हैं। इट इंक्लूड्स पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। पेपर नोट की भी बात हो गई और कॉइन की भी बात हो रही है यहाँ पे। सेकंड, पेपर नोट मतलब क्या होता है? पेपर नोट मतलब सारे नोट, 500 से लेकर 10 रुपए तक के नोट, 500, 200, 100, 50, 20, 10 सब। और कॉइन का मतलब क्या होता है? कॉइन मतलब सारे 1, 2, 5, 10 वॉट एवर डिनोमिनेशन में आपके पास में कॉइन या नोट अवेलेबल है, वो सारे कॉइन प्लस वो सारे नोट्स, उसको हम बोलते हैं करेंसी विद द पब्लिक। क्लियर? इसको हम लोग फियाट मनी भी कहते हैं। क्यों फियाट मनी? फियाट मनी बिकॉज इट इज इशूड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, इसको हम लोग लीगल टेंडर मनी भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीगल टेंडर मनी। क्यों लीगल टेंडर मनी? यानी कि हर आदमी को इसको एक्सेप्ट करना कंपलसरी है, लीगली इशूड बाय द गवर्नमेंट। कोई भी इंसान इसको एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता है। क्लियर? चलो, अब डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है जो पब्लिक कमर्शियल बैंक के पास में रखती है। देखो मैंने बताया था, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक्स। तो पब्लिक यानी हाउस होल्ड और फर्म ने जो भी पैसा कमर्शियल बैंक के पास में रखा है और वो उसको कभी भी विड्रॉ कर सकती है यूजिंग चेक्स, इसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। अब याद करो, देखो नॉर्मली बैंकिंग चैप्टर में हमने पढ़ा है देयर आर 3 काइंड ऑफ अकाउंट्स, करंट, सेविंग्स, फिक्स्ड। इसमें से, इन तीनों अकाउंट्स में से कौन से अकाउंट में से आप पैसा चेक के थ्रू विड्रॉ कर सकते हो? करंट एंड सेविंग्स। तो जनरली करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट की जब हम बात करते हैं तो वो डिमांड डिपॉजिट में काउंट होता है। क्लियर? यानी ऐसा पैसा जो पब्लिक का कमर्शियल बैंक के पास में पड़ा है और कमर्शियल बैंक उसको कभी भी डिमांड पे विड्रॉ कर सकती है यूजिंग चेक, इसीलिए इसको डिमांड डिपॉजिट। जब भी पब्लिक को पैसे की डिमांड होती है, नीड होती है, वो बैंक के पास में जाके अपना पैसा विड्रॉ कर सकता है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई? देखो, इट इंक्लूड्स डिपॉजिट हेल्ड बाय द आरबीआई दैट आर मेड बाय द फॉरेन इंस्टीट्यूशंस लाइक आईएमएफ एंड द गवर्नमेंट ऑफ अदर कंट्रीज। However, deposits of Indian government and commercial bank with RBI are not included। तो जब हम बात करते हैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी हो जाता है, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई में क्या आता है? कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, आईबीआरडी, किसी ने भी अगर आरबीआई के पास में पैसा रखा हो वो इंक्लूड होगा। दूसरी कंट्री की किसी भी गवर्नमेंट ने अगर पैसा रखा है आरबीआई के पास में तो वो भी इंक्लूड होगा। क्या इंक्लूड नहीं होगा? अगर हमारी खुद की गवर्नमेंट ने कुछ पैसा रखा है वो, या हमारे कमर्शियल बैंक ने कोई पैसा रखा है वो इंक्लूड नहीं होगा। डन? एक बार वापस रिवाइज कर लो, व्हाट इज M1, M2, M3, M4? फटाफट देख लो। M1 मतलब करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। M2, M3 एंड M4 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्या इंपॉर्टेंट है वो ये देखो, थिंग्स टू रिमेंबर। कुछ चीजें ऐसी है जो आपको याद रखनी है। वो क्या याद रखना है आपको? जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे, यानी M1 से जब आप M2 पे जाते हो, M2 से M3 पे जाते हो, M3 से M4 पे जाते हो, जैसे जैसे आप मनी सप्लाई में ऊपर जाते जाओगे आपकी लिक्विडिटी कम होती जाएगी। इसका मतलब M1 सबसे ज्यादा लिक्विड है और M4 सबसे कम लिक्विड है। M1 लिक्विडिटी में हाईएस्ट है, M2 थोड़ा कम लिक्विड, M3 और कम लिक्विड, और M4 तो लीस्ट लिक्विड मनी सप्लाई के नाम से जाना जाता है। ये याद रखना। ठीक है, आगे क्या लिखा है? M1 and M2 are known as narrow money concept, whereas M3 and M4 are known as broader money concept। इसको याद रखना। ठीक है, एमसीक्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। ये हमारा मनी वाला चैप्टर खत्म। मनी वाले चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ मनी सप्लाई है जो आपको इंपॉर्टेंस देना है। अब हम आते हैं बैंकिंग के ऊपर। अब देखो, बैंकिंग में 2 पार्ट है, कमर्शियल बैंक है, सेंट्रल बैंक है, बट सिर्फ सेंट्रल बैंक के फंक्शंस ही हमें पढ़ने हैं। बैंकिंग चैप्टर में भी वापस 2 ही टॉपिक है, एक क्रिएशन ऑफ मनी हम जिसको बोलते हैं, या फिर जैसे आप बोलते हो कि बैंक्स पैसा कैसे बनाती है, बैंक्स पैसा कैसे घुमाने वाली है, मनी मल्टीप्लायर का जो टॉपिक है वो हमें पढ़ना है। दूसरा हमें पढ़ना है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। तो फटाफट चालू करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ में, जिसको बोलते हैं मनी क्रिएशन या फिर क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक।
It refers to the process by which commercial bank creates credit from the initial deposits received by them. समझो बात को। फॉर एग्जाम्पल एक बैंक के पास में मैं गया और मैंने वो बैंक के पास में 1000 रुपीज डिपॉजिट किए हैं। बैंक क्या करेगी, ये पूरा पैसा अपने पास में नहीं रखेगी, थोड़ा पैसा अपने पास में रखेगी, लेट्स से 20%, यानी कि 200 रुपीज बैंक ने अपने पास में रख ली है, और बाकी की 800 रुपीज बैंक देगी एज अ लोन टू समबडी एल्स। क्यों? देखो, अगर मैंने बैंक के पास में 1000 रुपीज रखे हैं, जब भी मैं बैंक के पास में वो पैसे वापस लेने जाऊंगा तो बैंक मुझे इंटरेस्ट के साथ में वो पैसे वापस देगी। तो बैंक वो इंटरेस्ट कहां से कमाएगी? बैंक थोड़ा पैसा किसी और को एज अ लोन देगी एट अ हायर इंटरेस्ट, और उससे जो पैसा आता है उसमें थोड़ा कट अपने पास में एज अ प्रॉफिट रख लेगी और बाकी का पैसा विद इंटरेस्ट आपको वापस दे देगी। इट्स एज सिंपल, ऐसे बैंक काम करती है। समझ में आया? सपोज बैंक रिसीव सम अमाउंट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट, बैंक के पास में कुछ पैसा आया, इट कैन नॉट लेंड द एंटायर अमाउंट एज लोन, वो पूरा का पूरा पैसा लोन के जैसे नहीं दे सकती है। इट इज लीगली कंपल्सरी फॉर द बैंक टू कीप सम पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट एज अ रिजर्व। जैसे मैंने आपको बोला, बैंक कुछ पैसा अपने पास में रखेगी, इसको रिजर्व कहा जाता है, लीगल रिजर्व। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, यहाँ पे ही दिया हुआ, इट इज नोन एज लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक है, तो बाकी का पैसा वो एज अ लोन आगे बांट देगी। लेकिन इसके दो अजम्पशंस हैं इस पूरे टॉपिक के। देयर आर टू अजम्पशंस। फर्स्ट, ऑल बैंक्स आर वन यूनिट। ऑल बैंक्स आर वन यूनिट का मतलब क्या है? हम अज्यूम करते हैं जब हम बोल रहे हैं बैंक तो वी मीन ऑल द बैंक्स आर वन यूनिट। रीजन देखो, हो सकता है ना मुझे डिपॉजिट मिला है आईसीआईसीआई बैंक में, अब आईसीआईसीआई बैंक किसी और को लोन दे रही है, लेकिन जिस बंदे को लोन जा रहा है उसका अकाउंट तो एचडीएफसी में है, तो वो पैसा आईसीआईसीआई से एचडीएफसी में चला गया, द कैलकुलेशन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि व्हेन वी से द वर्ड बैंक वी मीन ऑल द बैंक्स। सेकंड, ऑल ट्रांजैक्शंस आर रूटेड थ्रू बैंक्स। हम ये अज्यूम करते हैं कि इंडिया में या हमारी कंट्री में जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो सारे के सारे बैंक के थ्रू ही हो रहे हैं। क्लियर? अब हम समझते हैं कि बैंक पैसा क्रिएट कैसे करता है। इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक, समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 1000 रुपीज बैंक के पास में रखे और बैंक 20% रिजर्व रखता है, तो बैंक को कितने पैसे अपने पास में रखने पड़ेंगे? 200। कितने बचे? 800। तो 800 बैंक ने एज अ लोन किसी और को फॉरवर्ड कर दिए। तो वो जो 800 का लोन था वो बैंक किसी के अकाउंट में डिपॉजिट करेगा। हमने अभी पढ़ा ऑल ट्रांजैक्शंस आर डन थ्रू बैंक, यानी कि बैंक वो 800 रुपए का लोन किसी और के अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। तो वापस बैंक के पास में कितने रुपए आ गए? 800। वापस 20% यानी 160 रुपीज बैंक अपने पास में साइड कर लेगी। इसमें से भी अगेन बैंक 640 रुपीज किसी और को लोन देगी, वापस वो किसी और के अकाउंट में जमा होगा। अगेन द सेम प्रोसेस, इसमें से 20% यानी 128 रुपीज बैंक अपने पास में रख लेगी, बाकी के 512 रुपए बैंक वापस किसी को लोन दे देगी। और ये जो पूरा साइकिल है ये चलता जाएगा चलता जाएगा। अब आप ये सोचोगे अगर ये साइकिल चलता जाएगा तो ये जो 3 अमाउंट हमने टोटल में लिखे ये कहां से आ गए? ये टोटल में जो लिखा हुआ अमाउंट है ये कहां से आ गया यहाँ पे? तो देखिए, इसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स हम समझते हैं पहले तो। ठीक है, सबसे पहले आपको एक चीज नोट करनी है, जो इनिशियल डिपॉजिट बैंक को मिला था वो था 1000 का, और यहां पे जो टोटल आ रहा है वो भी आ रहा है 1000। ठीक है, यानी बैंक के पास में जो इनिशियल लायबिलिटी थी वो थी 1000 की, और बैंक के पास में जो टोटल रिजर्व है अब एट द एंड ऑफ द साइकिल वो भी कितना हो रहा है? 1000 का। तो यानी कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसका कुछ फॉर्मूला होगा। यहां पे 5000 कहां पे आया, यहां पे 4000 कहां से आया, वो हम समझते हैं। देखो, इसका एक फॉर्मूला होता है, क्रेडिट क्रिएशन का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं 1/LRR। LRR का मतलब लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। तो इस केस में हमारा लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट कितना था? 20%। तो 20% का मतलब क्या होता है? 20% मींस 20/100 यानी कि 0.2। हमारा LRR कितना था? 0.2। तो सॉल्व करो, 1/0.2 विल गिव यू 5। यानी हमारा क्रेडिट क्रिएशन कितनी बार हुआ है? 5 टाइम्स। हमने 5 टाइम्स क्रेडिट क्रिएट कर लिया। अब याद करो, मुझे इनिशियली एज अ बैंक कितने पैसे मिले थे? बैंक के पास में फर्स्ट टाइम इनिशियल डिपॉजिट कितना आया था? 1000। और बैंक ने वो पैसे को कितने बार मल्टीप्लाई कर दिया? 5 टाइम्स। तो 1000 इंटू 5, 5000। कितना रिजर्व बैंक को साइड पे रखना है? 20%। 5000 का 20% कितना होता है? 1000। तो बाकी के 4000 का बैंक क्या करेगी? एज अ लोन फॉरवर्ड कर देगी। वेरी सिंपल। सो द फॉर्मूला ऑफ क्रेडिट क्रिएशन इज वेरी सिंपल, इट इज 1/LRR। इसको देखो क्या लिखा हुआ है यहां पे,
Money multiplier or deposit multiplier refers to the total amount of times that the banks are able to multiply an initial deposit. Initial deposit कितना था 1000, उसको कितनी बार मल्टीप्लाई किया हमने 5 times. Receive by them and keeping some part at reserve. वो 5000 में से हमने 1000 तो रिजर्व रख लिया, बाकी के 4000 हमने लोन दे दिए. फॉर्मूला क्या है? मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR. इस एग्जांपल में हमने LRR लिया था 20% यानी 1/0.2, तो आंसर आया 5 टाइम्स. क्लियर है? नहीं समझ में आया तो एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करके वापस देख लो, ऐसे लेफ्ट हैंड साइड पे डबल टैप करोगे तो रिवाइंड हो जाएगा. ठीक है, अब आते हैं सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस के ऊपर. फटाफट ये टॉपिक खत्म करेंगे इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स. सेंट्रल बैंक का मतलब क्या होता है? सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल्स, ऑपरेट्स, रेगुलेट्स, डायरेक्ट्स द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री. एपेक्स मतलब टॉप मोस्ट बॉडी है जो इंडिया के सारे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस को सुपरवाइज या मैनेज करती है, कंट्रोल भी करती है एक तरीके से. क्या फंक्शंस होते हैं हमारे सेंट्रल बैंक के? तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है. व्हाट आर द फंक्शंस? सबसे पहले बैंक ऑफ इशू. बैंक ऑफ इशू का मतलब होता है कि हमारे यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक इंडिया में वो सारे के सारे नोट्स बनाती है. देखो, आरबीआई एंजॉयज द सोल अथॉरिटी ऑफ इशूइंग नोट्स एक्सेप्ट 1 रूपी नोट एंड कॉइन्स. 1 रुपए के अलावा बाकी सारे नोट्स और सारे कॉइन्स आरबीआई बनाती है. ये उसका पहला फंक्शन है. अब तुम बोलोगे फंक्शन कैसे? अरे भाई ये काम ही है ना, इकोनॉमी में पैसा छपेगा नहीं तो बटेगा क्या? तो आरबीआई का पहला काम क्या है? टू सप्लाई मनी. सप्लाई कब होगा भाई? प्रिंटिंग द मनी. तो सबसे पहला काम हो गया आरबीआई का बैंक ऑफ इशू, इशूइंग द करेंसी. सिंपल. इसके बाद अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? विच आर इशूड, यानी 1 रूपी नोट वगैरह की बात हो रही है. दीज आर इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ये याद रखना, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. क्या एडवांटेजेस होते हैं अगर हम सिर्फ एक ही बैंक के पास में सारी की सारी अथॉरिटी रख रहे हैं टू प्रिंट द मनी? तो सबसे पहला पॉइंट होता है यूनिफॉर्मिटी इन नोट्स. सारे के सारे जो नोट्स है वो एक जैसे, एक साइज के, एक जैसे दिखने वाले बनेंगे. सोचो ना, हर बैंक अपना अलग एक नोट बना रही होती, तो बैंक के नोट्स में कोई भी यूनिफॉर्मिटी होती? किसी में आईसीआईसीआई का लोगो, किसी में एचडीएफसी, किसी में एसबीआई, सारे नोट्स अलग दिखते हैं. लेकिन अगर आरबीआई नोट्स बना रही है तो सारे के सारे नोट्स एक जैसे दिखेंगे, तो यूनिफॉर्मिटी क्रिएट होगी. सेकंड, पब्लिक का फेथ क्रिएट होता है. थर्ड, सीक्रेसी मेंटेन होती है. फोर्थ, इट हेल्प्स द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द मनी सप्लाई. ये हम आगे पढ़ेंगे कि मनी सप्लाई क्या होता है और वो कैसे कंट्रोल होता है. जैसे मनी सप्लाई क्या होता है वो आपको पता है, रिवाइज कर लो एक बार. व्हाट इज मनी सप्लाई? इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. वेरी गुड. अब देखो सेकंड पॉइंट आता है बैंकर टू द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की बैंक कौन? आरबीआई. वेरी सिंपल. हमारी बैंक कौन? एचडीएफसी, आईसीआईसीआई. लेकिन गवर्नमेंट की बैंक कौन? आपको क्या लगता है इंडियन गवर्नमेंट का जो खाता है वो भी आईसीआईसीआई में खुला है क्या? गवर्नमेंट की बैंक कौन होती है? सेंट्रल बैंक, यानी कि आरबीआई. आरबीआई गवर्नमेंट को कौन से फंक्शंस देती है? सबसे पहले वो समझो. देखो, एज अ बैंकर, एज अ एजेंट एंड एज एन एडवाइजर, ये 3 फंक्शन है. तो एज अ बैंकर आरबीआई क्या करती है गवर्नमेंट के लिए? मेंटेन्स द करंट अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑन रेगुलर बेसिस. वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, लोन देती है गवर्नमेंट को, सब कुछ करती है. जैसे एक नॉर्मल बैंक हमारे लिए क्या करती है? हमारा डिपॉजिट मेंटेन करती है, हमको लोन देती है. वैसे ही आरबीआई गवर्नमेंट के सारे काम करती है. उनका अकाउंट मैनेज करती है, उनको जब लोन चाहिए लोन देती है, उनके इन्वेस्टमेंट करती है, एवरीथिंग. एज एन एजेंट इट ऑल्सो सेटल्स द डेट ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, जैसे हमारी बैंक हमारे बिहाफ पे ईएमआई पे कर देती है, ऑब्वियसली हमारे अकाउंट में पैसे होने चाहिए, वैसे ही आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे उसका डेट सेटल करती है. ठीक है. थर्ड पॉइंट, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर. एक फाइनेंशियल एडवाइजर क्या करेगा? हमें सजेस्ट करेगा कि हमें पैसा कहां लगाना चाहिए, कहां नहीं लगाना चाहिए. सिमिलरली आरबीआई भी वही काम करती है. एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, it provides tips and advices on economic, financial and monetary matters to the government to take various financial decisions. Simple. Third point, bankers bank. बैंकर की बैंक कौन? आईसीआईसीआई की बैंक कौन? एचडीएफसी की बैंक कौन? सेंट्रल बैंक, आरबीआई. तो लेट्स स्टडी व्हाट इज बैंकर्स बैंक. सबसे पहला कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, दूसरा लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, तीसरा क्लियरिंग हाउस एंड चौथा सुपरवाइजर. इसको समझते हैं. सबसे पहले कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व. हमने अभी अभी पढ़ा कि कमर्शियल बैंक के पास में जितना भी पैसा आता है वो पूरा का पूरा पैसा एज अ लोन नहीं दे सकती है, उसको कुछ पैसा साइड पे रखना पड़ता है. और वो पैसा हम साइड करके किसके पास में रखते हैं? आरबीआई के पास में. तो आरबीआई कमर्शियल बैंक के कैश रिजर्व्स मेंटेन करती है.
सेकेंड पॉइंट, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का मतलब जब कमर्शियल बैंक और कहीं से भी पैसा नहीं ले पा रही है, बोरो कर पा रही है, रेस कर पा रही है, तब आरबीआई उसको पैसा देता है एज बोरोविंग्स। थर्ड पॉइंट, क्लियरिंग हाउस। ये पॉइंट पढ़ो, एज सेंट्रल बैंक होल्ड्स द कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, it becomes easier for the central bank to act as a clearing house. It settles the payments of all the commercial bank on each other. यानी कि अगर एचडीएफसी बैंक को आईसीआईसीआई बैंक को कुछ देना बाकी है, समझो एचडीएफसी बैंक को आईसीआईसीआई बैंक को लेट्स से 200 रुपए देने बाकी है, आरबीआई के पास में ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक के 500-600 रुपए पड़े हैं, बिकॉज कैश रिजर्व किसके पास में रहता है, आरबीआई। तो आरबीआई ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो 500-600 रुपए में से 200 रुपए आईसीआईसीआई बैंक को दे देगा। सिंपल, क्लियरिंग हाउस, डन। फोर्थ पॉइंट, एज अ सुपरवाइजर आरबीआई क्या करती है, आरबीआई सुपरवाइज करती है कि बैंक्स प्रॉपर्ली काम कर रही है कि नहीं, बैंक में कोई फ्रॉड नहीं हो रहा, एटसेट्रा। अगर आपको याद हो स्कैम 1992 हर्षद मेहता वाला जो स्कैम था, उसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट आरबीआई की रिसर्च टीम का भी था। तो आरबीआई क्या मेंटेन करती है, ये सोचती है कि कहीं पे कोई बैंक में कोई गपला, कोई स्कैम नहीं हो रहा हो, बैंक्स प्रॉपर्ली फंक्शन कर रही है या नहीं। इसके बाद में हमारा लास्ट पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई या फिर कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। यानी कि आरबीआई कंट्रोल करती है कि मार्केट में कितना पैसा सप्लाई होगा, मार्केट में कितना पैसा सर्कुलेट होगा। अब आपको यह लगता होगा कि भाई अच्छा है ना, जितना पैसा सर्कुलेट हो उतना अच्छा है, ऐसा नहीं होता। इमेजिन करते हैं एक चीज, फॉर एग्जाम्पल सबके पास में बहुत मनी सप्लाई है, सबके पास में एक्सेस टू क्रेडिट है, क्रेडिट मतलब उधार, सबके पास में अनलिमिटेड पैसा हो गया। अब उससे होगा क्या, इमेजिन करो कि हम सबके पास में 100-100 करोड़ रुपए आ गए, थिंग्स विल बिकम वेरी चीप फॉर अस नाउ। हम सब कल फरारी के शोरूम में पहुंच जाएंगे, दे दो, एक पैक कर दो। उसके कारण क्या होगा, फरारी वाला अपना रेट बढ़ा देगा, मार्केट में इन्फ्लेशन आएगा, अल्टीमेटली इकोनॉमी विल कम टू अ कोलैप्स। तो आरबीआई के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन कि मनी सप्लाई कितना है, लोगों को कितना उधार मिल रहा है, और ये सब चीजें कंट्रोल करने के लिए आरबीआई 2 टूल्स का यूज करती है। पहला होता है क्वांटिटेटिव टूल्स और दूसरा होता है क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वांटिटेटिव टूल्स में क्या होता है, सबसे पहला होता है बैंक रेट। बैंक रेट को हम डिस्काउंट रेट के नाम से भी जानते हैं। समझते हैं व्हाट इज बैंक रेट। फॉर एग्जांपल देयर इज आरबीआई, there is HDFC and then there is आयुष्मल, जो मैं हूं, आयुष्मल, MULL। ये 3 लोग हैं, ठीक है। अभी तक आरबीआई HDFC को पैसा लेंड करती थी एट लेट्स से 8% इंटरेस्ट। तो HDFC आगे आयुष्मल को, यानी मुझे कितने पे लेंड करेगा, लेट्स से 11 या 12%, क्योंकि HDFC को भी बीच में पैसा कमाना है ना। अब आरबीआई ये चाहती है कि भाई बहुत पैसा जा रहा है आयुष के पास में, बहुत पैसा जा रहा है जनरल पब्लिक के पास में, और आरबीआई इसको रोकना चाहती है। क्या करेगी आरबीआई, इतने समझदार तो आप भी होगी, अभी तक ये डायग्राम में आप समझ गए होगे क्या हो रहा है। आरबीआई क्या करेगी इस केस में, आरबीआई इस लेंडिंग रेट को बढ़ा के 10% कर देगी। तो आगे आयुष को पैसा कितने में मिलेगा, एट 14 और 15%। तो आयुष क्या सोचेगा, नहीं यार 14% तो बहुत ज्यादा है, इतने पे नहीं लेंगे। बस यही होता है बैंक रेट। क्या लिखा है देखो एक बार, बैंक रेट, इट रेफर्स टू द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक फॉर देयर लॉन्ग टर्म नीड्स। सिंपल, आरबीआई जब भी पैसा लेंड करेगी कमर्शियल बैंक को फॉर द लॉन्ग टर्म नीड्स, इट इज कॉल्ड एज बैंक रेट। सिंपल है। सेकेंड होता है रेपो रेट, सेम टू सेम डेफिनेशन देखो, इट रेफर्स टू द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स। बस फर्क इतना है, बैंक रेट होता है लॉन्ग टर्म के लिए और रेपो रेट होता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो सेम टू सेम वर्किंग यहाँ पे भी आपको काम करेगी। यही सेम वर्किंग अगर आप शॉर्ट टर्म में समझा रहे हो, यहाँ पे हमने कहा लिखा है दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म और दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म, यही सेम वर्किंग आपका रेपो रेट का है, यही सेम वर्किंग आपका बैंक रेट का है। सिंपल है, जब भी आरबीआई को मनी सप्लाई कंट्रोल करना होगा, उसको लग रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वो क्या करेगा, बैंक रेट रेपो रेट दोनों को बढ़ा देगा। और उसको जब भी मनी सप्लाई ज्यादा करना है, उसको लग रहा है लोग उधार नहीं ले रहे, तो वो क्या करेगा, यही बैंक रेट या रेपो रेट को कम कर देगा। थर्ड पॉइंट होता है रिवर्स रेपो रेट। अब काफी बार बच्चों को ऐसा लगता है कि रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है कि एचडीएफसी यानी कि कमर्शियल बैंक अब आरबीआई को पैसा लेंड कर रही है। ऐसा नहीं होता। समझो वापस दे रहा 3 पार्टीज, एचडीएफसी है, फिर एक मैं, दैट इज आयुष मल,
और एक है आरबीआई। लेट्स से एचडीएफसी आयुष्मान को 10% इंटरेस्ट पे पैसा देती है। अभी तक एचडीएफसी आयुष्मान को 10% इंटरेस्ट पे पैसा लेंड करती है और आरबीआई ये चाहती है कि भाई आयुष को और पैसा नहीं मिलना चाहिए, आयुष शुड नॉट बी गेटिंग मोर मनी। तो आरबीआई क्या करेगी पता है? आरबीआई एचडीएफसी को बोलेगी भाई एक काम कर, तू अपना पैसा मेरे पास में पार्क कर दे, पार्क योर सरप्लस फंड्स विथ मी, सरप्लस फंड मेरे साथ में पार्क कर दे तू, सरप्लस फंड, और मैं तेरे को 12% इंटरेस्ट दूंगी। कमर्शियल बैंक का काम क्या है? टू मेक इन्वेस्टमेंट, टू लेंड मनी विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कमर्शियल बैंक को ज्यादा प्रॉफिट कहां हो रहा है? 10% पे लोन देने में या 12% को आरबीआई को पैसे देने में? ऑब्वियसली टू गिव मनी टू द आरबीआई। दैट इज रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक, sorry, the commercial bank parks its surplus fund with the central bank. अब रेपो रेट हो तो obviously it becomes for a short period. ठीक है, it refers to the rate at which commercial bank parks their fund with the central bank and receives some rate of interest in return. Simple, it is also for short term. फिर आता है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन? इट इज अ प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इसको भी समझ लो, एक तो सब चीज आप लोग लिख के समझानी पड़ती है सब कुछ। फॉर एग्जाम्पल एचडीएफसी, वापस सेम थिंग एचडीएफसी, अब मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, ये मैंने अपने आप को बना दिया। ठीक है, एचडीएफसी अभी तक पैसा देती है मुझे एट 10% इंटरेस्ट। आरबीआई चाहती है कि ये एचडीएफसी इसको पैसा नहीं दे। आरबीआई क्या करेगी पता? आरबीआई एक सुंदर सा बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बॉन्ड ले लो या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी मेरे पास में लेके आएगी, यानी कि एचडीएफसी के पास में लेके जाएगी, सॉरी, कि सर आप ये देखो, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल बॉन्ड, सर ये देखो ये एक बहुत सुंदर सा बॉन्ड है, इसमें गवर्नमेंट आपको इतना % इंटरेस्ट फिक्स दे रही है। ठीक है, यू विल बी गेटिंग योर मनी फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में, एंड दैट इंटरेस्ट इज वेरी हाई सर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आरबीआई बोल रही है कि इस बॉन्ड पे हम आपको या फिर इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे हम आपको 12% इंटरेस्ट दे देंगे। अब एचडीएफसी क्या करेगा? यहाँ पे 10% कमा रहा है, यहाँ पे 12% कमा रहा है, तो एचडीएफसी आरबीआई के वो सिक्योरिटी खरीद लेगा। अब जब एचडीएफसी के पास में पैसा ही नहीं बचा तो मुझे लोन कैसे देगा वो? सिंपल, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। पढ़ो, व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन? इट refers to the buying and selling of government securities by the central bank from या to the commercial bank and general public. To decrease the money supply, central bank will sell the securities। जो मैंने अभी आपको बताया कि मुझे मनी सप्लाई रोकना है तो वो क्या करेगी? कमर्शियल बैंक को अपनी सिक्योरिटी बेच देगी। सिंपल। नेक्स्ट आता है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। LRR, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है CRR और एक होता है SLR। ठीक है, पहले तो कंसेप्ट को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक इंसान एचडीएफसी के पास में आया और उसने एचडीएफसी के पास में 1000 रुपीज जो है वो डिपॉजिट कर दिए। अब रूल क्या कहता है कि एचडीएफसी ये पूरा पैसा लोन के जैसे नहीं दे सकता है, तो लेट्स से एचडीएफसी ने 200 रुपीज साइड कर दिए, ये साइड को हम क्या बोलते हैं? रिजर्व, और बाकी के 800 लोन दे दिए। तो क्वेश्चन ये कहता है कि ये 200 रुपए कहां जाएंगे? ये 200 रुपए कहां जाएंगे? दैट इज द क्वेश्चन। तो इसका आंसर ये होता है कि 200 रुपए के दो पार्ट किए जाते हैं। अब ये जरूरी नहीं है इक्वल पार्ट हो सकता है 100 हो सकता है 70 and 130 हो सकता है 50 and 150, कुछ भी हो सकता है। और ये दो पार्ट, एक पार्ट जाता है सेंट्रल बैंक के पास में, सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई के पास में जाता है, और जो एक पार्ट होता है वो कमर्शियल बैंक खुद के पास में रखती है कि कभी कोई इंसान अगर पैसा मांगने वापस आ गया तो कमर्शियल बैंक के पास में पैसे तो होने चाहिए ना वापस देने के लिए। तो 200 रुपए के दो पार्ट होगा, एक सेंट्रल बैंक के पास में जाएगा, एक कमर्शियल बैंक के पास में जाएगा। तो जो पैसा सेंट्रल बैंक के पास में जाता है उसको हम बोलते हैं CRR। याद रख लो, CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो, the percentage of the net deposit that the commercial bank has to keep with the central bank is called as the cash reserve ratio. What is SLR? ये जो कमर्शियल बैंक है इसमें खुद के पास में जो रुपए रह गया है ना उसको हम बोलते हैं SLR, the percentage of the net deposit that the commercial bank is allowed to keep with itself. पढ़ो, what is CRR? It refers to the minimum amount of cash reserve that
commercial bank have to keep with the central bank. What is SLR? It refers to the minimum amount of liquid assets that a commercial bank has to maintain with themselves. Simple. अब अगर आरबीआई चाहती है कि मार्केट में पैसा कम जाए तो वो क्या करेगी? देखो अभी तक वो क्या बोल रही थी कि 1000 में से 200 आपको साइड करने हैं, तो बाकी के 800 लोन जा रहे थे। आरबीआई बोलेगी नहीं, अब आपको 200 रुपए नहीं, अब आपको 400 रुपए साइड करना है। तो लोन कितना जाएगा? 800 की जगह पे 600। ऑटोमेटिकली लोन यानी कि मनी सप्लाई कंट्रोल हो गया। सॉर्टेड। ये हो गए आपके क्वांटिटेटिव मेजर्स। अब एक बार आप समझ लो आपके क्वालिटेटिव मेजर्स। ठीक है, क्वालिटेटिव मेजर्स एक बार समझते हैं। 3 होते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन एंड सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ये फटाफट, वैसे देखो ये टॉपिक में है नहीं, इसके सिर्फ नाम आप याद कर सकते हो, बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। फिर भी हम एक बार समझ लेते हैं। व्हाट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट? मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द एसेट एंड द अमाउंट ऑफ लोन। फॉर एग्जाम्पल, अभी आरबीआई बोल रही है कि अगर आपको 1 लाख रुपए का लोन लेना है तो आपको 1,50,000 का असेट गिरवी रखना पड़ेगा। तो डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ असेट एंड अमाउंट ऑफ लोन। वैल्यू ऑफ असेट कितना है? 1.5 लाख। लोन कितना मिल रहा है? 1 लाख। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना हो गया? 50,000। अब अगर आरबीआई चाहती है कि आपको लोन नहीं मिले तो आरबीआई ये मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देगी। अब आरबीआई बोलेगी 1 लाख रुपए का लोन लेने के लिए आपको 2 लाख का असेट गिरवी रखना पड़ेगा। तो सीधी बात है, कोई भी समझदार इंसान लोन लेगा ही नहीं। फिर आता है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। इसका मतलब होता है कि आरबीआई बोलती है कि सिर्फ सेलेक्टिव लोगों को ही लोन देना है। जैसे जो नेसेसिटी के लिए लोन लेने आ रहे हैं, फार्मर्स हैं, उनको लोन दो। लग्जरी के लिए जो घड़ी खरीद रहा है, आईफोन खरीद रहा है ईएमआई पे, उनको लोन दो ही मत। मॉरल सुएशन का मतलब होता है यहाँ पे आरबीआई प्लीड करती है, रिक्वेस्ट करती है कमर्शियल बैंक से नॉट टू गिव लोन। समझाती है, मॉरली समझाती है यहाँ पे कि देखो कंट्री में मनी सप्लाई ज्यादा हो गया है, कंट्री में मनी सप्लाई कम हो गया है, तो आप इतना लोन मत दो या इतना लोन दो, एटसेट्रा। दैट इज कॉल्ड एज मॉरल सुएशन, समझाना। डन। ये चैप्टर में देखो मनी सप्लाई इंपॉर्टेंट है, मनी मल्टीप्लायर इंपॉर्टेंट है और कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।